नमस्ते। लाइव में आप नमस्ते। सबका हाँ, लाइव में आप सबका स्वागत है। आज सबसे पहले जैसा हम लाइव करते आ रहे हैं कोरोना क्राइसिस में, दुनिया में इस समय 84,28,000 इन्फेक्शन हो चुके हैं, डेथ 4,51,000। इंडिया में 3,68,557 इन्फेक्शन कल बहुत ज्यादा हुए, दैट वाज द हाईएस्ट 13,103। डेथ कल थोड़ी कम थी 341 बिकॉज परसों डेथ 2000 के ऊपर हो गई थी एंड टोटल डेथ इन इंडिया टिल नाउ इज 12,274 और जो एक्टिव केसेस हैं 1,61,440। नाउ आई स्ट्रेट वे कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। नंदिनी जी हमारे बीच सबसे पैनलिस्ट में सबसे यंग और द ओनली लेडी वी हैव Nandini ji is a blogger, a writer, and she studied in Miranda House, Delhi, then taught at the undergraduate level in Daulat Ram. इनका एक विषय और है कि ये हिस्ट्री ऑफ चाइना और जापान पढ़ाती थी। हालांकि इस समय वो विषय ऐसा है चाइना का कि जो शायद जिस पे बात शुरू हो जाएगी तो ये बात नहीं हो पाएगी जिस बात हम लोग करना चाहते हैं, तो वी विल होल्ड इट फॉर द टाइम बीइंग एंड वी हैव रमाशंकर सिंह साहब विद अस. Ramashankar Singh Saab was a practicing Gandhian and a socialist leader. He was a minister in Madhya Pradesh. Then he went to education, established one of the best universities, ITM in Gwalior. Hands-on उसको hands-on अपने हाथ से मतलब उसको एक एक चीज सीख की अपने हाथ से चलाया और अब जीवन के उसमें है कि यूनिवर्सिटी तो देख ही रहे हैं लेकिन साथ में सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और खास करके गांधी और लोहिया की बात करते हैं. वी हैव द थर्ड पैनलिस्ट श्री वॉल्सन. श्री वॉल्सन इज कैन अंडरस्टैंड हिंदी पर उनको थोड़ा भाषा की समस्या है. ही विल बी जनरली वो अंग्रेजी में बात अपने अपने उत्तर देंगे. शारजा यूएई में बेस्ड हैं. ही इज द प्रिंसिपल एंड सीईओ ऑफ ओन इंग्लिश हाई स्कूल. और मैं शुरू करूं तो उसका एक मैं कोट कर लूं. स्कूल इज नॉट अ पैराडाइज बट स्कूल इज अ प्लेस वेयर पैराडाइज कैन बी क्रिएटेड. ये किसी ने कहा था कि स्कूल वो जगह है जो स्वर्ग तो नहीं है लेकिन स्कूल वो जगह जरूर है जहां स्वर्ग बनाए जा सकते हैं. विद दिस रमाशंकर भाई साहब, आई स्ट्रेट अवे कम टू यू. ये पोस्ट कोविड जो हुआ है, कोविड के बाद एकदम से स्कूल कॉलेज सब लॉकडाउन फेज में चले गए हैं. एक डिस्टेंट लर्निंग की बात, डिजिटल लर्निंग की बात हो रही है. ये कहां तक फीजिबल है रेफरेंस टू इंडियन एनवायरनमेंट. हम लोग सारी बात इंडियन एनवायरनमेंट में करेंगे. वॉल्सन साहब भी इज फ्रॉम इंडिया so he will also giving his experience what he's seeing there. रमाशंकर भाई साहब आप ही बताइए कि अब पोस्ट कोविड कैसा एजुकेशन का स्वरूप क्या रहेगा. देखिए, जैसा आप कह रहे हैं और सबको पता है कि कोविड एक अनप्रेसिडेंटेड पैंडेमिक है जिसकी भयावहता, मैं हिंदी में बोलूं ठीक रहेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली. मेरे हिंदी दर्शक मेरे हिंदी. हाँ, इसीलिए इसकी भयावहता का अभी पूरा उत्कर्ष यानी जो सबसे ऊंचा स्तर होता है वो अभी तक आया नहीं है. भारत में नहीं आया है. भारत में उसका प्रोजेक्शन आने का अगस्त के करीब का है. तो उस मुझे जो लगता है कि तब तक हमारा संक्रमण बढ़ करके 20-25 लाख यानी हम आज के अमेरिका के स्तर से ऊपर चला जाएगा. डेथ्स जरूर भारत में कम हुई हैं कंपैरेटिवली. अगर हम देखेंगे दूसरे देशों के साथ तो इसका शिक्षा पे क्या असर पड़ेगा. हम लोगों को यानी यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को निर्देश हैं कि जुलाई तक नहीं खोलना है. मार्च से लॉकडाउन हुआ तो मार्च से ही 21 मार्च से ही स्कूल कॉलेज बंद हो गए और बच्चे अपने घरों में चले गए. हॉस्टल्स को भी कहा गया कि वो भी चले जाए. नतीजा ये हुआ कि उनके उस सेमेस्टर का, उस वर्ष के उस हिस्से की पढ़ाई जब सफर होने लगी तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई. ऑनलाइन का अनुभव हमारी यूनिवर्सिटी का तो है. हम लोगों ने सारा कुछ ऑनलाइन ही कर दिया है, तो वो पिछले 3-4 साल से चल ही रहा था. लेकिन अधिकांश सरकारी यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाई. अब इम्तिहान का समय आ गया.
इम्तिहान के समय में तय हुआ कि इम्तिहान कैसे हो, तो ऑनलाइन इम्तिहान जरूर हो सकता है, असेसमेंट भी हो सकता है उसका, ऑनलाइन असाइनमेंट्स भी दिए जा सकते हैं। ये टेक्निकली टेक्नोलॉजिकली ये पॉसिबल है और अच्छी तरह से है। लेकिन आपकी बात का विषय का मूल तत्व ये नहीं है कि ऑनलाइन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। असल चीज है कि जो शिक्षा का मर्म है, मूल तत्व है, उद्देश्य है, क्या उसको सिर्फ ऑनलाइन करने से संभव हो सकेगा। इसमें हम दो चीजें देखें। अब मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं जी कि उच्च शिक्षा एकमात्र सेतु है उनके लिए जो वंचित हैं और अपनी स्थिति को सुधार करके संपन्नता की सीढ़ी पर आना चाहते हैं। उनके लिए एकमात्र सेतु है शिक्षा का, बल्कि कहा जाए कि उच्च शिक्षा का। पिछले 100 साल की जो शिक्षा का मॉडल है उच्च शिक्षा का, उस पर काफी प्रभाव है औद्योगिकीकरण का। उद्योग बने, उद्योगों को बेचने, उनके माल को बेचने के लिए मैनेजमेंट की उसकी पढ़ाई वगैरह शुरू कराई। तो ये सारा का सारा जो उच्च शिक्षा का मॉडल है, इस पर काफी प्रभाव पड़ा है पश्चिम के औद्योगिकीकरण, और उसके आधार पर उन्होंने जो यूनिवर्सिटी से मॉडल मांगा कि हमको इस तरह के लोग चाहिए, हमारे ये काम है, इन कामों को करने के लिए निपुण लोग चाहिए। तो उसी समय से नॉलेज, ज्ञान खत्म हो गया, कम हो गया, बहुत कम हो गया, और दक्षता, एक विशेष काम को करने की दक्षता की मांग ज्यादा बढ़ने लगी। इसको स्किल कहते हैं। तो नॉलेज को धीरे धीरे कम किया गया। नॉलेज एक बहुत व्यापक विषय है और स्किल एक सीमित विषय है। तो सीमित इस विषय और टॉपिक, सीमित क्षेत्रों में दक्षता। फिर जब भूमंडलीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ, तो ये उद्योग इन्होंने कॉरपोरेट्स बनाए और पूरी दुनिया में फैल गए। इन कॉरपोरेट्स को के काम करने की पद्धति का भी एक मॉडल बना और वो मॉडल उन्होंने पूरी दुनिया में लागू कर दिया। एक तरह की काम करने की शैली जो गुड़गांव में किसी एमएनसी, मान लीजिए ऑग्लिवियन मेथड है, O&M, उसका ही आप न्यूयॉर्क में देखेंगे या लंदन में देखेंगे या कहीं और देखेंगे, तो काम करने की, दफ्तरों के काम करने की पद्धतियां, तरीके सब एक है और उसमें एक ही प्रकार की दक्षता के लोग लिए जा रहे हैं। ये हुआ भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव। तो जो उन्होंने मांगा, विश्वविद्यालय ने वही दिया। और ये अधिकतर ये वो कोर्सेज हैं जो इंफॉर्मेशन बेस्ड हैं, सूचना विषयक हैं सारे के सारे। अब इसमें एक पेज हम थोड़ा पहले समझ लें कि आजकल ये जो ज्यादा ऑनलाइन की पढ़ाई का हल्ला जो हो रहा है, इसके पीछे एक न्यस्त वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, न्यस्त स्वार्थ भी है। आप देख रहे हैं कई कंपनियां आ गई हैं जो स्कूली बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना चाहती हैं, पढ़ा रही हैं, और जाहिर है कि उसकी फीस वो ऐसी फीस है जिसको सामान्य व्यक्ति, सामान्य परिवार अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। लेकिन मैं बाद में बताऊंगा कि उसके खतरे क्या क्या है। तो ऑनलाइन से कुछ काम तो हो सकता है, लेकिन शिक्षा का अगर हम मूल उद्देश्य को समझें, लक्ष्य को समझें, तो अधिकतम काम इससे नहीं हो सकता है। क्योंकि उसमें पहली चीज है कि बच्चे जब स्कूल या कॉलेजों में जाते हैं तो उसका एक प्रमुख पॉइंट, एक बिंदु है पीयर लर्निंग। आपस में परस्पर वाद संवाद से, विमर्श से, सोच के, समझ के, जान के, एक दूसरे को देख करके पीयर लर्निंग से बहुत कुछ सीखते हैं। ये ऑनलाइन में कैसे संभव होगा मुझको नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि बहुत कम होगा। स्कूल कॉलेजों में जब कैंपस में पढ़ाई होती है, परिसरों में, तो वे एक सामाजिक जिम्मेदारी भी सीखते हैं, आपस में सांस्कृतिक मूल्यों को जानते हैं, अपनी एक विशेष प्रकार की मित्रता के माध्यम से सामुदायिकता विकसित करते हैं।
और एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं, विवेचनात्मक शिक्षा, समझ, ज्ञान लेते हैं। और इस सारे को अगर हम मिला लें तो ये समग्र चीज एक नए प्रकार का ज्ञान, नया विचार, नए कंसेप्ट, नए थ्योरी को इसी ऑन कैंपस लर्निंग ने ही पैदा किया है, उत्पन्न किया है। ऑनलाइन मोड में क्या होता है? ऑनलाइन मोड में एक चेहरा है टीचर का, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, डिलीवरी हो रही है। फिर जब इंटरैक्टिव मोड पे ऑनलाइन आता है तो स्क्रीन पर कुछ चेहरे उभर आते हैं। ऑफलाइन कैंपस में क्या होता है? क्लासरूम में शिक्षक शिक्षिका सामने बैठे हैं और 15, 20, 25, 30 की क्लास सामने बैठी है, तो फीडबैक जो मिल रहा है टीचर को वो डायरेक्ट मिल रहा है हर तरह से, बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से, समझ के। छात्रों विद्यार्थियों की प्रश्नाकुलता वो आप ऑनलाइन कैसे समझेंगे? अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, किसी को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो उस छोटी सी विंडो में कोई शिक्षक कैसे समझ जाएगा कि मेरे विद्यार्थी को कुछ किसी अड़चन में है, वो किसी पशोपेश में है, वो कंफ्यूजन में है और नहीं समझ में आ रहा है। तो और इसके साथ साथ इंडिविजुअल अटेंशन भी शिक्षकों के लिए देना मुश्किल हो जाएगा। ऑनलाइन के जो फायदे हैं, नुकसान भी बहुत बड़े हैं। करेक्ट। ये मैंने आपको प्राइमरली ओपनिंग स्टेटमेंट है। मैं जरा एक बार वाल्सन साहब को भी ले लूं डिस्कशन में, एंड देन मैं आपके पास फिर आऊंगा। वैसे मैं श्री वाल्सन, आनंद, देयर इज अ थिंग व्हिच ऑलरेडी मिस्टर रमाशंकर सिंह हैज ऑलरेडी सेड. Now there is another thing, that distance learning courses were generally considered to be inferior. To be honest, it was thought that a classroom teaching gets a better course, you are better equipped, and somehow this thing was there. Now the role of teacher has to be redefined, because when we were learning, or when our kids were learning, knowledge was coming from the teacher, wisdom was coming from the teacher. Now I have everything on the click of a phone. I have everything on a click of my mouse. So don't you feel that teacher also is to be redefined, especially with this post-corona? Thank you for your question. I was listening to revered Ramashankar Singh ji, and I was trying to understand what he was trying to say. See, first and foremost, I think the most important thing that we've got to understand here is that we are not debating or discussing the merits of the physical classrooms and distance learning classrooms. We would have never had this discussion but for the intervention of the virus. So we are put into a situation where the virus has invaded the world, and we have to look at alternatives. So we are putting the entire matter into context. Okay, contextually speaking, what is it that we have been able to do? I will only speak from the experience of the United Arab Emirates. My school is a CBSE affiliated school with 99% of my boys coming from Indian expat backgrounds. Okay, so culturally there's a huge lot of similarities between the students who are studying in India and the students who are in my school. But how did we respond to the pandemic? The UAE has been a very progressive nation. We've been talking about technology within the United Arab framework and with our own group to which I belong, where we had brought in all these concepts maybe 5 years ago. We had this concept of bringing your own device, that is loading the entire textbook onto your device and you bring it here. So to that extent, it wasn't a big culture shock. So if we are asking me, is online classes a real substitute for the physical campus, I would beg to differ. No. But given the context, how we are going to do this, what has been done over the past
2.5, nearly 3 months that we are at it, is that it is surprising. And to me, I would define this phase as a phase of discovering infinite possibilities. The possibilities have opened up in such a big fashion that I was asking myself, why is it that I didn't do this so many days back? To answer your question, do we have to redefine teachers and by extension redefine pedagogy? Definitely yes. We need to really invest a lot in terms of the platform that we are delivering to this huge emphasis on well-being. The 3 parameters that the United Arab Emirates is looking at and which we are completely party to is well-being of students, okay, the academic scenario and extended learning, and how leadership responds to the changes that are required within the system. So we have invested a lot in terms of continuous professional development for our teachers. Students have adapted it very well, extremely well, because students are, most of them are post 2000 students, what we call as generation, what is this generation called? Generation Y, Z? I don't know. I'm not sure. Z. If it is less than 25, then it is the generation Z. Okay, so it's a generation Z. They have adapted to this. It's not that they have no complaints. If you ask most of my students, they miss the physical campus. They miss the touch. What Ram Shankar ji talked about, the peer support, all of them, they are missing. All right, and we cannot wait to go back to the physical campus. But contextually speaking, we don't have a choice at this point in time. Okay, if we are talking about the context, what we are doing right now is actually no choice. It's Hobson's choice. We need to rise to that level where we need to deliver so that learning doesn't stop. I take it for that. मैं नंदिनी जी आपसे एक चीज समझना चाहूंगा. एक टीचर का एस्पेक्ट हो गया, एक स्टूडेंट्स का हो गया, एक और है एक पेरेंट का ऑब्जेक्ट. एक पेरेंट का भी एक डायमेंशन है, क्योंकि जो अभी ये हो रहा है तो पेरेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस डिस्टेंस एंड होम स्कूलिंग. मैं अपने घर में देखता हूँ, मेरी लड़की है, उसकी 3-4 साल की बच्ची है, वो डिस्टेंस लर्निंग होती है, वो बैठती है, नहीं बैठती है, छोड़ के भाग जाती है, कुछ इस तरह से हो रहा है. एक दूसरा एक इसी से निहित क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसमें काम किए हैं, ये एक इंक्रीज एक्सपोजर टू वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है कहीं ना. बिल्कुल. क्योंकि आप ये वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है, चाइल्ड लेबर की बात हो रही है, दोनों को जरा आप मुझे मिला के बताइए कि जो घर वालों को कैसे तैयार होना है, मतलब पेरेंट्स को, घर वालों को, गार्जियंस को, हाउ दे आल्सो नीड टू बी टॉट, उनको भी सीखना पड़ेगा. Okay, first of all, Anand Vardhan ji, let me thank you for calling me on this platform, and I'm extremely honored to be sharing this platform with all the esteemed guests. Now you rightly posed a question कि इसका बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ा है और किस तरह से पेरेंट्स जो हैं वो इस सिचुएशन के लिए तैयार हैं कि नहीं. फिलहाल तो मुझे लग रहा है जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को स्कूल तो फिलहाल इस पैंडेमिक के सिचुएशन में वो नहीं भेजना चाहते हैं. कई सारे इस तरह के ऑनलाइन पिटिशंस जो हैं वो सर्कुलेशन में हैं, और पेरेंट्स का मानना ये है कि जब तक कोई वैक्सीनेशन नहीं निकलती है, जब तक कोविड-19 के जो कोविड-19 पैंडेमिक पूरी तरह से जीरो नहीं हो जाता है, तब तक स्कूल बच्चों को वो नहीं भेजेंगे. देखिए, जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं और जो बच्चे किंडरगार्टन में जाते हैं, जैसे 3 से 8 साल के बच्चे, तो इस तरह के वायलेंस के केसेस ऑफ कोर्स रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन मैं और पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर जो है बच्चों को पढ़ाने का और बच्चों को एक रूटीन में रखने का वो बढ़ गया है. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. तो इस पैंडेमिक के सिचुएशन में जहां बच्चे बाहर नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, सोशलाइज नहीं कर सकते, अपने दोस्तों के साथ वो मिल नहीं सकते, और घर पे अगर वो हैं तो अपनी फीलिंग्स को आर्टिकुलेट नहीं कर सकते, तो इसमें पेरेंट्स को एक बहुत अहम भूमिका में आगे आना होगा.
और बहुत ही सेंसिटिवली इन चीजों को हैंडल करना होगा। जैसे जो छोटे बच्चे हैं 3 साल से 8 साल के बच्चे, तो उनको रूटीन में रखना होगा, डिसिप्लिन में रखना होगा, उनका एक वेल चॉक्ड आउट रूटीन बनाए कि वो कब टीवी देखें, कब सो के उठे, कब टीवी देखें, कब वो पढ़ाई करें, कब वो खेलें। और साथ ही साथ उनको इस पूरे पैंडेमिक सिचुएशन में एक रीअश्योर किया जाए, कोरोना वायरस के बारे में खेल खेल में बताया जाए, ताकि उनके मन के अंदर डर की भावना नहीं आए और उनको रीअश्योरेंस जो है वो मिले। साथ ही साथ देखिए, मैं ये भी कहूंगी कि अभी ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे जो पेरेंट्स हैं उनको डिफिकल्टी आ रही है। जैसे कुछ पेरेंट्स हैं उनको स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता है, और लैंग्वेज का उनका प्रॉब्लम है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आ रही हैं। बट अगर हमारे पास, जैसा कि कहा जा रहा है कि फिलहाल अभी कोई चॉइस नहीं है और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाना है, अगर आप देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 वेव्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम जो हैं भारत जैसे देश में इवॉल्व किए हैं। और जैसे कि गुरुकुल सिस्टम सामने आया, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी सिस्टम सामने आया, डिस्टेंस लर्निंग आया, अब और अब एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है वो सामने आ रहा है, और इसको मुझे लगता है कि हम सबको वेलकम करना चाहिए। देखिए, डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है और काफी हद तक इसमें आगे सक्सेस भी मिला है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिजिटल एजुकेशन है, कोई भी ट्रांजिशन आता है तो थोड़ा सा इनर्शिया रहता है, लोगों के मन में टेक्नोलॉजी को लेके डर रहता है, लेकिन इसको हमें ग्रेजुअली जो है वो अडेप्ट करना चाहिए। और मेन स्ट्रीम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर विलिंग टू मूव ऑनलाइन। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो क्वालिटी डिजिटल जो लर्निंग कंटेंट है उसको अवेलेबल कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो स्कूल्स हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशंस जो हो गए, जो जिनका डिजिटल एक्सपर्टीज है, उनके साथ कोलैबोरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, भारत जैसे देश में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिजिटल डिवाइड है। कई सारे घरों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। मैं रूरल एरियाज की बात कर रही हूँ, और काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स उतने शिक्षित नहीं हैं, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा नहीं उठा सकते। पर इस पर ग्रेजुअली काम हो रहा है, जैसे कि पीएम ई विद्या प्रोग्राम है, और दीक्षा की बात हुई है, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हुई है, स्वयं प्रभा की बात हुई है। तो कहीं ना कहीं वी आर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेस व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन एजुकेशन। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, I think online education is going to stay for us for some more time, because if you see the current scenario, the pandemic which is going on, none of the parents will let their children to go to school in this kind of situation, in this kind of uncertainty and anxiety. So I think there is a need कि बहुत ज्यादा इसमें intervention हो, गवर्नमेंट को इसमें और ज्यादा इंटरवीन करना चाहिए, और इस पूरे पैंडेमिक को एक तरह से अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहिए। ये जो डिजिटल जो डिवाइड है, स्पेशली रूरल एरियाज में, ये मिटिगेट हम कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको मिटिगेट किया जा सकता है, इसके लिए विल होना चाहिए, और धीरे धीरे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज आ रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफ कोर्स स्कूल एजुकेशन जो है, वहां पे बच्चों का सोशलाइजेशन होता है, तो ऑनलाइन एजुकेशन उसको पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो डिजिटल एजुकेशन है या ऑनलाइन एजुकेशन है, ये कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में थोड़े बहुत फॉर्म्स में रहा ही है। जैसे ई जर्नल्स हो गए, ई जर्नल्स को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो दूसरे यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटीज हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल रही हैं। जरूरी ये है कि जो टीचर्स हैं, एक जो टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व कर रही है, उनके वो उसको अडेप्ट करने के लिए वो रेडी रहें, और टीचिंग को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं और इंक्लूसिव बनाएं, और साथ ही साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। जी सही, आपने सही कहा। रमाशंकर भाई साहब, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं, और मैं आपसे बहुत बेसिक सामाजिक सवाल पूछ रहा हूं। सामाजिक इसलिए पूछ रहा हूं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग नाम चला,
और ये कहीं इससे हम लोग सामाजिक सोशल डिस्टेंस तो नहीं हो जा रहे हैं, सामाजिक रूप से दूर हो जा रहे हैं। क्योंकि स्कूल की एक बड़ी बात जो मुझे समझ में आती थी, एक तो इक्वल सीटिंग थी, आप कहीं भी बैठ सकता है, कोई गरीब अमीर अगली जाति पिछली जाति, सेम यूनिफॉर्म रहता था। मुझे ठीक से याद है कि मुझे उस समय टेरिकॉट की यूनिफॉर्म भी नहीं पहनने दी जाती थी, सबको कॉटन पहन के आना होता, किसी भी सेम चेयर रहती थी। लेकिन आज जब आप इसको इस तरह का करेंगे तो कोई एयर कंडीशन में बैठ के आपसे डिस्टेंस लर्निंग कर रहा होगा, कोई किसी चॉल में बैठ के कर रहा होगा। इसका भी तो कहीं ध्यान रखना होगा। मतलब आप इसको कैसे, दिस चैलेंज, हाउ यू आर गोइंग टू कम अप विद दिस चैलेंज, इसका जवाब क्या होगा? ये जो आपने कहा ये बिल्कुल सही कहा कि एक तो ये डिवाइड है, ये सोशल डिवाइड वैसे भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तीखा और गहरा है, पहले ही है, और पेंडेमिक की वजह से ये और ज्यादा गहरा होता जाएगा। एक तो जो मैडम ने कहा कि एक्सेसिबिलिटी सब परिवारों की इंटरनेट और अच्छे स्मार्टफोन्स या आईपैड या लैपटॉप पर के लिए नहीं है। ग्रामीण इलाके में तो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही कम है, और अगर है भी तो उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि ऑनलाइन क्लासेस जब होंगी तो एक को सुनाई पड़ रहा है, दूसरे को नहीं पड़ रहा है। एक के पास दृश्य छोटा आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है, दूसरे के पास थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। अगर कभी गलती से कुछ अक्षर दिखा भी दिए टीचर ने तो एक को नहीं दिख रहे हैं, दूसरे को दिख रहे हैं। ये बड़ी भारी समस्या आने वाली है। तो जो सारी अधोसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा, पहली बात तो ये। और ये जो डिजिटल इंडिया वगैरह का जो हल्ला था, ये डिजिटल इंडिया सचमुच में डिजिटल इंडिया बनाना पड़ेगा। वो क्या क्या करना पड़ेगा वो एक अलग विषय है, उस पर हम लोग आएंगे। तो ये जो आपने जो कहा ना कि स्कूल का एक इकोसिस्टम होता था, इसमें एक से कपड़े, एक सा क्लासरूम, एक सा खाना टिफिन में लेके आ रहे हैं या जहाँ भी बैठ के खा रहे हैं, और ये जो वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है, प्रतिमान है, एक किस्म का मानदंड है कि इतने 2 गज दूर रहिए। अब बच्चे जब स्कूलों में मिलते हैं तो आते ही वो हाथ पकड़ते हैं, वो टच करते हैं एक दूसरे को, मिलते हैं, जुलते हैं, आसपास घूमते हैं, सब बातें कर रहे हैं। उनके लिए 2 गज की दूरी संभव नहीं है। न क्लासरूम में भी रख लोगे, बाहर तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बसों में आप कर सकते हैं कि एक सीट छोड़ दीजिए, लेकिन इसको पूरी तरह से लागू करना बहुत मुश्किल होगा और इस पर बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत है। पेंडेमिक, ये वायरस जो आया, वायरस ने चलो इस सवाल को फिर से खड़ा कर दिया हमारे सामने। इस पूरी शिक्षा पर, जो कि भारत में खास तौर पे अपने देश में सबसे कम प्राथमिकता का विषय है, राजनीतिक दलों के लिए, राजनीति के लिए, सरकारों के लिए, वो कहीं उसने आज भी नहीं सोचा है। जैसे मैं आपको बताऊं एक उदाहरण के रूप में, मध्य प्रदेश के गवर्नर साहब ने कहा कि ऑनलाइन इम्तिहान हो सकते हैं, तो कुछ ने कहा हो सकते हैं जिनके पास व्यवस्था थी। ज्यादातर सरकारी यूनिवर्सिटीज ने कह दिया नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक तो छात्र संख्या बहुत बड़ी है, कई लाख है, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, उनके लिए संभव नहीं है। जबकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम ज्यादा निष्पक्ष है, और लेकिन वो नहीं हो पाया। अंत में क्या तय हुआ कि चलिए कैंपस में कराइए, ऑफलाइन कराइए एग्जाम्स। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसमें ऑफलाइन नहीं हो सकता था। नतीजा हुआ कि वो ऑर्डर विड्रॉ करना पड़ा। अब कोई तारीख तय नहीं है कि वो एग्जाम कब होंगे, कब नहीं होंगे। और ये जो जनरल प्रमोशन की बात कभी कभी खड़ी होती है, ये ठीक है कि इस 1 आध साल कोई ऐसा इतिहास में आ सकता है जब आप पुराने जो असेसमेंट्स हैं बच्चों के, उसके आधार पर उसको फाइनल 1 नंबर देके पास कर दें, लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता है। लेकिन ये वायरस अंतिम वायरस नहीं है, इसको ये मत मान के चले हैं कि ये अंतिम वायरस है। जैसे बीजिंग में कल इमरजेंसी लेवल आ गया, तो लौट भी सकता है वायरस। दूसरी बात, नया वायरस भी आ सकता है। इसलिए जो भविष्य की चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए पूरे समाज को सरकार के नेतृत्व में जल्दी ही इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए।
नहीं तो जितना सोशल डिवाइड गहरा था वो और ज्यादा हो जाएगा। आपका कहना है और मैं उस पर सहमत होता हूँ। वैसा another there is another challenge which is being thrown. Now the social distancing everyone is talking about. Social distancing, I don't know about what is happening in UAE, but here we are talking of at least 2 yards distance, at least 6 feet one should be apart. Now what is going to happen in India, if you run a school, we have about 30 to 40 children in a section. Now you can only accommodate about 50, because if the social distancing norm is to be adhered to, the classroom size is to be smaller. Now the strain is going to be again on the teachers, because if a teacher is taking a classroom of 40, now he has to take 3-shift classroom. I was just trying to understand, I'm asking more questions on the teacher side with you, because that is some challenge which we have to face it. How you feel we have to get it prepared ourselves, our teachers, they must understand what is happening. They have to put in more hours. How you look at it? Thank you. That's a very interesting question, because we are right now grappling with that question. So because we are going in for our holidays now. Another 2 weeks, all the schools in the UAE will be closed, and we will be going for summer vacation, and we'll be opening only in September. We will go by what our regulators are saying. Our regulators are the government bodies that would finally take a call on what the operators should be doing. Now, we are preparing ourselves for what is called as a blended approach to learning. Now, blended approach, as I was discussing with my colleagues yesterday, would entail 50% of the school coming into the physical campus week 1. At the same time, the remaining 50% would be having asynchronous classes. Okay, now when we are looking at that, it is absolutely feasible for us to maintain the physical distancing of 2 meters that is mandated. And in our classrooms, our classrooms are about 54 square meters, we'll be able to take in 15 to 18 students in one shot in a particular classroom. So we will be able to manage that. So we will have week 1 with synchronous classes and week 2 with asynchronous classes for any given section. So we will alternate. Now, will this be a bigger challenge for our teachers? Certainly, yes. Okay, the past 2.5 months to 3 months has been an amazing level of challenge for our teachers. Our teachers have been working not for 6 hours, not for 8 hours, but I can vouch for it because I've seen my own teachers. I got about 175 teachers on campus, each one of them trying to scale, because the pandemic came without notice. Okay, so what notice we had was just 2 weeks in order to prepare ourselves with that platform. Did we worry about it? We did worry about it. Were we scared and did we run away from it? No, we tried to move on, improving day by day. So when we reopen in September, okay, the possibilities are we continue with online learning 100% as things stand till we get a go ahead. But if the government says, no, you can have the liberty of having 50% of your classes on campus, we are quite prepared for the blended learning approach. But all said and done, I was listening to Mrs. Nandini too, and the new normal that we will be having post-COVID will be an absolutely new normal, because blended learning is here to stay for quite some time. In fact, I would call the COVID, the epidemic, as time when we have come to what's called a paradigm shift. This is not going to go away. This online courses will continue to stay forever.
I mean, in what form, whether it's going to be 70-30, whether it's going to be 50-50, I wouldn't know. But at least 25 to 30% of online classes and delivery will continue to stay, and it is not going to be having a major impact. Ramashankar sir asked about a very important aspect. He talked about equity of access. Okay, and I quite understand that in a country like India, which see, I came to the UAE about 18 years ago, but I visit the country at least twice or three times a year. I go to various schools. I'm very much in touch with a lot of schools. I do understand the equity issue is very, very steep and understandably steep in India, but I'm sure there are a lot of governments that are working together to kind of resolve the issue. I see my own state, I come from Kerala, how they are trying to do online courses. There are, of course, a lot of question marks. None of these questions have been fully answered, but I think it's an act in progress. थैंक यू वांसू साहब। मैं नंदिनी जी आपके पास फिर से आ रहा हूँ, और मैं बहुत आपसे जब मैं बात करूंगा तो क्योंकि वो महिला होने के नाते वो माता का, वो बहन का, वो वाला उस आक्षेप की एक इस समय हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग बार बार। और जैसा आपने सही कहा कि बहुत से माँ बाप इस समय अगर आप स्कूल खोल भी दीजिएगा, जैसे जहाज यहाँ से खुल गए हैं लेकिन जहाज में सीट लोग नहीं जा रहे हैं, मतलब 10-15 सीट जा रहे हैं, उन्होंने फ्लाइटें बंद कर दी। लखनऊ से काफी फ्लाइट बंद की गई बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू ट्रेवल। आप स्कूल खोल भी दीजिए, माँ बाप बच्चों को नहीं भेजेंगे। लेकिन आप बहुत छोटी हैं हम लोगों से, हम सब लोग जब बड़े हुए तो स्कूल का एक अहम रोल है आज जहां हम हैं। वो स्कूल सिर्फ क्लासरूम नहीं है, क्लासरूम से बाहर भी कुछ था, असेंबली होती थी, आपकी स्पोर्ट्स का क्लास होते थे, गले मिलना होता था, और शायद उसका इंतजार कोई भी बच्चा ज्यादा करता था, जो भी स्कूल जाता है उसको उसके लिए होता था। Now with this social distancing and all, ये बच्चे कुछ खो नहीं रहे हैं, मतलब उनका साइकोलॉजिकली कहीं उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज ठीक है, यू कैन आंसर अ क्वेश्चन कि ठीक है इसको हम डिजिटली कर लेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट देयर साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ इट? Of course, I do agree with you. School एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, सोशलाइजेशन होता है। इनफैक्ट क्लासरूम में भी जब वो पढ़ते हैं तो एक तरह का इंटरैक्शन बना रहता है, परस्पर इंटरैक्शन बना रहता है टीचर्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, और बहुत ही ज्यादा एक क्रिएटिव माहौल रहता है। जैसे अलग अलग प्रकार की क्लासेस चलती रहती हैं। आई सीरियसली फील कि जैसे हमें बहुत सारे अभी ऑनलाइन, अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि पैंडेमिक के दौरान तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को भेजना चाहेगा। लेकिन एंड ऑफ कोर्स स्कूल एजुकेशन को बिल्कुल भी नहीं रिप्लेस किया जा सकता है। जो वैल्यूज जो इंस्टिल किए जाते हैं, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ, तो जो वैल्यूज, जो संस्कार स्कूल इंस्टिल करता है वो कहीं ना कहीं सर्टेनली मिसिंग हो जाएगा। पर अभी फिलहाल बच्चों की जो जान है उसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल से एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जाना चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, और इसमें मुझे लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, और सबसे बड़ी बात तो गवर्नमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पिवटल रोल प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ जो करिकुलम जो डिजाइन किया जाए वो फिलहाल जो कंटेम्प्रेरी अभी पैंडेमिक का जो समय चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए उसको करिकुलम को डिजाइन किया जाए, और जो फैकल्टी का जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जैसे अभी कहा जा रहा था कि स्कूल्स जो हैं वो ऑल्टरनेट डेज पे उसको खोला जाएगा और कुछ बच्चों को स्कूल्स में बुलाया जाएगा। एक तरह की जो ब्लेंडेड लर्निंग की बात की, तो हाँ मुझे लगता है कि ब्लेंडेड लर्निंग, फिलहाल ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में हम सोच सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है, मुझे लगता है ये बहुत ही एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट है, और इस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ पॉसिबल है, गांव में, देहात में, वहां बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि जो गांव है, जो छोटे छोटे शहर हैं, वहां पे स्कूल्स के बंद होने से मिड डे मील जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं।
मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जैसे बच्चों को ड्राई राशन जो है वो सिविल सोसाइटीज, एनजीओ हो गए और जो ये सारे ड्राई राशन उनको मुहैया कराया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ, कोई भी भारतीय माँ इस पैंडेमिक में बच्चे को स्कूल भेजना चाहेगी। तो ऑनलाइन एजुकेशन से बेहतर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस ऑनलाइन एजुकेशन को हम और किस प्रकार इवॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना होगा। इनफैक्ट आप देखिए छोटे छोटे जो शहर हैं, जो गांव हैं, वहां पर कई बार बिल्डिंग ही नहीं होती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी तो छोड़िए, बिल्डिंग ही नहीं होती है। तो एक तरह से अगर हम इनिशिएटिव लें और घर घर जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचाएं सरकार के द्वारा, और साथ ही साथ जो टीवी के माध्यम से अगर एजुकेशन जो है उसको लोगों तक एक्सेसिबल कराएं, तो काफी हद तक उनके घरों तक, तो काफी हद तक मुझे लगता है ये जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जा सकता है। थैंक यू नंदिनी जी। मैं फिर से रामशंकर भाई साहब आपके पास आ रहा हूँ। एक और इशू है जिसपे हम लोग को ध्यान इसलिए देना है, एक इशू है स्टूडेंट लोन वाला। बहुत से स्टूडेंट लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं से भी सरकार ने या बैंक ने लोन को माफ नहीं किया है, उसके इंटरेस्ट को माफ नहीं किया है। वो इंटरेस्ट को उन्होंने 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है कि 3 महीने बाद आप दे दीजिएगा, लेकिन इंटरेस्ट चालू है। तो एक तो स्टूडेंट लोन का इशू है, इसको एड्रेस करना है, क्योंकि ये एक बड़ा तबका स्टूडेंट लोन लेता है हायर स्टडीज के लिए। और दूसरा एक आपसे समझना था रविशंकर भाई साहब, एक बड़ा डेवलप हुआ था सेंटर कोटा, जैसे कोटा एक सेंटर डेवलप हो गया था कोचिंग का और ये सब। अब इस समय तो कोटा वोटा कोई जाएगा नहीं, अब भेजेगा वहां से, बच्चों को आने में दिक्कत हुई है। तो जरा इन दोनों चीजों को बताइए, एक तो डेट वाला मतलब जो लोन लिया है उसको कैसे एड्रेस करें, और ये जो कोटा जैसे कोचिंग क्लासेस चलते थे, ये सब होते थे, इनका क्या होगा? एक और समस्या है इसके साथ साथ कि जिन बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है लेकिन फाइनल एग्जाम नहीं हो पा रहा है, और वो नई अपनी नौकरी को जहां वो सिलेक्ट हो गए ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ, फाइनल रिजल्ट नहीं आया। फाइनल रिजल्ट नहीं आया, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो वो लोन रीपेमेंट का भी कैसे होगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अभी तक मैंने सरकार के द्वारा इन सारे विषयों पर कोई संतोषजनक विचार विमर्श देखा नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं इसमें आने वाली हैं। जो आपने एक उठाई लोन की, बैंकों को कोई ऑर्डर नहीं है अभी, ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि जिसने फर्स्ट ईयर से लोन ले लिया उसके माँ बाप की अब जो हालत है, जो इकोनॉमी की हालत बनने वाली है या बन रही है, उस हालत में रीपेमेंट का बहुत मुश्किल होने वाला है सबके लिए। और अगर लोन रुक गया, फीस रुक गई, तो फीस नहीं दे पाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, ये सारी समस्याओं का हल क्या होगा। तो ये पेंडेमिक सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं है, ये पेंडेमिक हमारी पूरी व्यवस्था पर ऐसा असर डालने वाला है जिसके बारे में अभी हम पूरी तरह से जागृत भी नहीं। तो ये बहुत समस्या है जो आप कह रहे हैं। अब इसके बारे में अप्रोच क्या हो, ये तो मैडम ने जो कहा और प्रिंसिपल साहब ने भी, सीओ साहब ने भी, इसमें आपको फिलहाल टेम्परेरी फेज के रूप में एक ब्लेंडेड अप्रोच करनी पड़ेगी और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे मैं भी एक स्कूल का ट्रस्टी हूँ, उस स्कूल में हमने एक नियम तय किया था कि 24 से अधिक सीट ही नहीं होगी क्लास में, यानी कोई भी बैच 24 से अधिक का हो ही नहीं सकता है। उसी लिहाज से हमने उसका डिजाइन किया क्लासरूम। अब तो वहां 12 ही बैठ पाएंगे, और अगर 12 बैठ पाएंगे तो जो टीचर्स पर लोड पड़ेगा। दूसरी बात कि टीचर्स ट्रेन नहीं है इन सब चीजों के लिए। हमें ही खुद 20 दिन लग गए उनको बताने में कि कैसे हैंडल करिए सब चीजों को, कैसे म्यूट करिए, अनम्यूट करिए, कहाँ ये जूम कैसे जाली, बहुत समय लगेगा इसमें। और ये तो प्राइवेट वाले थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं, सरकारी में तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सरकारी तो आपको पता है आनंद जी, सरकारी स्कूल के टीचर तो प्रॉक्सी पे टीचर्स भेजते हैं, वहां एनरोलमेंट सबसे अधिक है लेकिन पढ़ाई सबसे कम है। कोचिंग का सवाल ही नहीं उठता है। कोचिंग अगर हो, कोचिंग नहीं हो पाएंगे, कोचिंग सेंटर्स नहीं चल पाएंगे, कोटा वगैरह नहीं चल पाएंगे। तो ये इतना बड़ा महामारी का प्रभाव है
और भारत जैसे देशों में बहुत ज्यादा है और होने वाला है कि इसका असर एक आध साल में चला जाए, देखना मुझे इसकी संभावना नहीं आती है। तो ये अच्छा है कि ये मौका हमको मिला जिसमें हम शिक्षा पर भी विचार करें। और ये जो है कि 3 घंटे में 2 घंटे में बच्चे को हाथ में कागज पेन दे दो और वो अपनी मेमोरी से लिख दे, ये क्या है, क्या सिस्टम है ये? इतने मतलब 73 साल आजादी के हो गए, अभी तक हम लोग बच्चों को, अपने बच्चों का असेसमेंट उनकी मेमोरी और तोता रटंत पर करते हैं। और चाहे जैसा इम्तिहान हो, आईएएस का एग्जाम भी होगा तो तोता रटंत पे हो रहा है। लेकिन उसने क्या जाना, क्या समझा, क्या पढ़ा, क्या एक्सपेरिमेंटेशन किए, क्या उसने इनोवेशन सोचे, कहाँ कहाँ से और नई नई चीजें क्या जानी, इसका कोई असेसमेंट नहीं है। ये सारा निदान भी पर शायद ऑनलाइन के माध्यम से हो सकता है, शायद, लेकिन आंशिक, सिर्फ आंशिक, पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमें पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम पर बुनियादी रूप से पुनर्विचार करने की जरूरत है। इस समय बच्चों की जो हालत है, मेरा नाती खुद 3 महीने होने वाले हैं, अब हम उनको सारी चीजें आज दे रहे हैं क्योंकि हम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है स्कूल कब खुलेंगे, क्योंकि वो अपने दोस्तों को मिस कर रहा है, वो क्लासरूम को मिस कर रहा है, वो सबके साथ खाना बैठ करके खाना खाना मिस कर रहा है, वो अपनी बसों में जो उनके हंसी मजाक चलते हैं वो मिस कर रहे हैं, ये सारी चीजें मिस कर रहे हैं। तो बच्चों को टॉप प्रायोरिटी पर हमें उनके जीवन और उनकी शिक्षा के बारे में सोच करके, और बहुत जरूरी इस पर बहुत देश भर में विचार विमर्श होना चाहिए, क्योंकि ये केरल की अलग हालत है, मध्य प्रदेश की अलग है, यूपी की अलग है, पंजाब की अलग है, कश्मीर में बिल्कुल अलग है। तो ये भारत एक ऐसा देश है, महाद्वीप से बढ़कर है, कि यहाँ आंचलिकता और आंचलिकता का यूनिकनेस की, उसका अनूठापन, ये इतना वैभवशाली भी है और विचित्र भी है कि हमें हर दृष्टिकोण से कोई एक लाइन नहीं बनानी है, मतलब एक होमोजेनिटी क्रिएट नहीं करनी है कि ये मॉडल बना दिया सब लागू करेंगे। हर क्षेत्र के अपने अलग अलग मॉडल एक कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर बनेंगे, उसमें डाइवर्सिफिकेशन की बहुत गुंजाइश रखनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का में अगर हमने डाइवर्सिफिकेशन नहीं रखा तो उसका सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए एक रूपता ज्ञान की शत्रु है और विविधता ज्ञान की पोषक है। इसलिए हमें आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस पर अगर बहुत बहसें हो, बहुत विचार विमर्श हो, और इसमें तमाम अध्यापकों वगैरह को शामिल किया जाए, जो आपने किया भी है, और पेरेंट्स को किया जाए। ये पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग होनी जरूरी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट्स को तो मान लो दोनों पेरेंट्स काम करने जा रहे हैं, वर्किंग पेरेंट्स है दोनों, और अगर हमने शिफ्ट कर दी, सुबह शाम की शिफ्ट कर दी, तो माँ बाप में से दोनों ही अवेलेबल नहीं है उस समय घर पर। जब बच्चा स्कूल में आएगा तब आएंगे वहां पर, वो घर पर। तो एक नहीं 100 प्रॉब्लम है, लेकिन सारे जितनी प्रॉब्लम है उतना ही बड़ा चैलेंज है, उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उतना ही बड़ा काम हम लोग मिलकर के कर सकते हैं। Mr. Walson, I'm coming straight to you. Now this pandemic has interrupted the learning process, and we see that the disadvantages is more for the underprivileged people who are not having, people who are at a lower strata of the society. They are facing it much harder, and there is a serious threat, at least in India, that children will not go back to school, because today earning the food will be more important, and this classroom to Zoom thing may be easier for a privileged child, but how we are going to handle it? What you feel? We talked about accessibility to education and all these things. Fortunately for us, the curve is the curve is not that steep as I know is happening in India. Okay, India, as Ramashankar ji said,
okay, is a land of diversity. I know within my own state, you have tribal districts, okay, where you don't have the bandwidth that's required to support the learning process. Here, within the UAE, which is my area, okay, that challenge is very, very limited. We do have children where we do have families where there are 3 children, 4 children, 5 children, and that is where my regulators, the government steps in, okay, supports them. There are charity organizations which support. My own school has supported at least 15 to 20 families where there are more children requiring more gadgets. The telecommunication authority, which is providing the bandwidth, has come up with solution to give free bandwidth for families that are requiring this, so that learning, I stand corrected, it is not interruption. There is absolutely no interruption of learning here. Learning has continued, and the mantra seems to be learning will not be stopped at any cost. But coming back to your question, which is with relevance to India, I do agree that whether this is going to bring in the divide further, okay, that is a definite fear. But I think it is definitely possible for non-governmental organizations, for multinational companies, for a variety of other stakeholders which are interested in the field of education to step in. The most important thing is to make sure that you have, as long as the pandemic is here, because as you said, parents, if they have a worry about the safety of the children, they're not going to send the children to schools. So you have to resort to online learning. And at that point in time, the biggest challenge would be to ensure that you have both the hardware and the software to support this. And to add to that, what Ramashankar ji said is that also to train teachers in order to handle this, so that delivery of lessons is done in the most equitable fashion. So there are 2 important aspects that we need to consider. The parental aspects, of course, in the urban areas where both parents are working. So if it's a question of life or livelihood and questions of that kind needs to be addressed. Okay, what we have done here is when you have parents, both parents are working, we have asynchronous lessons delivered. We also have virtual learning platforms where we record the lessons, and those lessons are parents can access those lessons for learning at a different time. And our teachers are absolutely flexible to deliver lessons as and when the time is required. Okay, but when you're dealing with the geography like India, which is very diverse, okay, where and it's a large country, the diversity is massive, okay, and the divide both in terms of technical accessibilities as well as the financial accessibilities is there, it is far more. And it is here my prayer is that all other stakeholders and national non-governmental organizations, government can support, but there is a limit to which it can support as well. Whatever form, it has to come in it. I think it is here that multinational companies, private providers, everyone should step in and hasten the process so that learning doesn't get disrupted or gets disrupted minimally. Okay. ओके नंदिता जी, मैं आपसे एक जल्दी से एक क्वेश्चन समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने उस विषय को उठाया था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब बच्चे के जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत से बच्चे केवल स्कूल जाना, फ्री राशन और फ्री खाना मिलता है, ये भी एक बड़ा इंसेंटिव हम लोगों के यहाँ है स्कूल जाने का। आपने जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ है, वो सारे बच्चे एक तरह से डिप्राइव्ड हुए हैं। अब उसको ठीक है, कागज पे वो दिखा दिया जाएगा कुछ दिनों बाद कि कैसे गया और उनके घर पे पहुंचा दिया गया, आप और हम जानते हैं कि वो नहीं पहुंचा होगा। ये कहीं ना कहीं पुअर न्यूट्रिशन डायरेक्टली हिट कर रहा है हमारी उस यंगर जनरेशन को, जो मतलब जो तैयार हो रही थी 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चों को। आप इसको क्या लगता है, मतलब हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल इट? डिजिटल से एजुकेशन तो दे दीजिएगा, लेकिन हमारे यहाँ तो एक पेट की भूख भी तो एक चीज है जिसको हम
इससे सीधे सीधे जोड़ते हैं। जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा ये मुझे लगता है कि हर सिटीजन का अधिकार है और अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के इतने सालों बाद भी मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार ने सीरियसली इन सब मुद्दों पे ध्यान दिया हुआ है। फूड, न्यूट्रिशन और एजुकेशन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं आज तक। मैं खुद गांव से सरोकार रखती हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे वहाँ पे छोटे-छोटे स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, तो किस तरह से वहाँ के जो शिक्षक हैं वो किस तरह से ओवरबर्डन रहते हैं। एक शिक्षक 5-5 सब्जेक्ट पढ़ाता है। आप इमेजिन करिए कि वो बच्चों की एजुकेशन के साथ कहाँ तक जस्टिस कर पाएगा। रही मिड डे मील्स की बात, तो ऑफ कोर्स इसको फैसिलिटेट करने के लिए मुझे लगता है जो सिविल सोसाइटी है, जो एनजीओज हैं, जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको आगे आकर और इस लॉकडाउन में बच्चों के फूड और न्यूट्रिशन को इंश्योर कराना होगा। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन की एक बात हो रही थी। मैं अहम पॉइंट इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में बात करना चाहूंगी, स्पेशली महिलाओं को लेके। हमारे देश में देखिए कई सारी महिलाएं जो हैं, जो काफी ब्राइट होती हैं, पढ़ने में बहुत तेज होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कई बार शादी के बाद या पोस्ट चाइल्ड बर्थ उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, या वो बाहर जाके फिर पढ़ना नहीं चाहती है, परिवार की उनकी जिम्मेदारी ऐसी आ जाती है। तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रहा है, अगर इसको यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन एजुकेशन को सीरियसली लें और डिग्रीज जो हैं उनको मान्यता प्राप्त हो जाए, तो मुझे लगता है कई सारी जो महिलाएं हैं, कई सारी जो गृहिणियां हैं जो पढ़ाई करना चाहती थी, उनकी आगे चल के भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मैं अब लास्ट राउंड क्लोजिंग उसमें आ रहा हूँ। रविशंकर भाई साहब, एक चीज आप क्लोजिंग स्टेटमेंट से पहले एक चीज जरा आप और से समझ लें। आज जब आप बैंक जाते हैं तो बहुत आम वो है कि भाई आज पासबुक इसलिए नहीं अपडेट हो सकती, वो कंप्यूटर नहीं चल रहा है, सर्वर डाउन है। इट इज अ वेरी रेगुलर थिंग विच वी फेस एवरी डे। तो आज हिंदुस्तानी हम लोगों के कंटेक्स्ट में ये कहना कि एक कंप्यूटर हो जाएगा और डिस्टेंस लर्निंग हो जाएगी और ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दे गो हैंड इन हैंड। हम अपने बैंक तक को आज कर नहीं पाए हैं, और हम लोग आज अगर डिस्टेंस लर्निंग की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट आपको नहीं लग रहा है? नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और ये अगले 1 आध साल में, 2 साल में हो जाएगा ये भी संभव नहीं दिखता है। इसमें ह्यूज रिसोर्सेज लगने वाले हैं और इसकी कॉस्ट बहुत आने वाली है, और गवर्नमेंट उस कॉस्ट को बेयर नहीं करेगी। वो अंततः स्कूलों कॉलेजों पे छोड़ेगी कि आप इसकी कॉस्ट बेयर करिए, यानी फीसें बढ़ेंगी। फीस बढ़ने का मतलब है कि माँ बाप पर और प्रेशर होगा। तो अब इसमें सिर्फ ये कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं ये पेंडेमिक खत्म हो, स्कूल कॉलेज दोबारा से खुले। मेरे को अभी इसमें जल्दी से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच रविशंकर भाई साहब। Mr. Paulson, a very closing statement, a very quick statement. It is estimated that about 1.5 billion students and youth in schools and universities are affected by this pandemic. Now, such a large numbers, and whatever we may talk, ideally I will be very happy if we go back to our school the way we used to be. I will just take a last closing statement from you, Mr. Paulson. First and foremost, thank you for this brilliant discussion. It also helped me to come into focus with a lot of issues. As everyone says, we all wish the pandemic goes away with the vaccine and stuff like that, and we have confidence to go back to the classrooms, because our boys are missing it, our teachers are missing it, our parents are missing it. So we hope that we go back to the physical campus very soon. But let me also tell you, my closing statement would be, whenever we go back, that going back would be to a new situation. Things would have completely changed. And that new situation would certainly incorporate aspects that we have learned over the past 3 months, the next 3 months. So when we go back, either in September or November or in January,
Okay, it will be a new design, altered from the previous one. Okay, retaining the winning traits of what we have learned right now, and also going back to the brilliant aspects that we have already done with and are experts at. थैंक यू मिस्टर वाल्टन. नंदिनी जी, मैं आपसे एक चीज और, चलते चलते आई वांट टू आई एक्सटेंड माय ग्रेटिट्यूड टू द इंडियन वुमन. मैं इसलिए भारतीय महिला की बात कर रहा हूं, किसी भी भारतीय महिला की. इस पैंडेमिक में आपने घर में जो भी हेल्थ है वो बंद हो गया. सब लोग घर में रहने लगे. नॉर्मली हम खाना लेके घर आ जाते थे, उसके बाद ठीक था. तीनों चारों टाइम खाना बनने लगा. स्कूल की पढ़ाई घर में, जो थोड़ा बहुत बच्चा बाहर जाता था वो भी माँ के ऊपर आ गई. तो आई डोंट नो, मतलब आप हिंदुस्तानी महिला कितना स्ट्रेस कर सकती है इस पेंडेमिक ने. इट हैज प्रूवन दैट हम लोग की जो महिलाएं हैं भारत की, मेरे हिसाब से तो दे हैव कम आउट आउटस्टैंडिंगली वेल. तो आपका एज अ मतलब एज अ वुमेन व्हाट यू फील? आई मीन इस पूरे पेंडेमिक में महिलाओं के ऊपर बहुत प्रेशर आया है, कोई हेल्प नहीं, सारे लोग घर में, सारा खाना पीना और बच्चे की पढ़ाई ऊपर से. जी बिल्कुल, महिलाओं के ऊपर सर्टेनली प्रेशर तो आया ही है, लेकिन मुझे लगता है कि घर चलाना सिर्फ महिला की ही जिम्मेदारी नहीं होती है. कई बार ये बात अगर पति समझ जाए, आपका बेटर हाफ समझ जाए, या अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो ये जो स्ट्रेस है वो काफी हद तक कम हो जाता है. लेकिन हाँ, भारतीय महिलाओं में कहीं ना कहीं वो एक स्पेशल एक्स फैक्टर जरूर है, जिसकी वजह से वो मल्टीटास्किंग कर लेती हैं, और उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि वो इस तरह के जो सिचुएशंस सामने आते हैं तो उसको बहुत अच्छे से वो नर्चर करती हैं, नर्चर कर ले जाती हैं. तो ये उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है. लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखिए, कई सारे रिपोर्ट्स आए जिसमें महिलाओं पे वायलेंस के केसेस, अब्यूजेस के जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज किए. इनफैक्ट सरकार ने एक स्टेप उठाया जिसमें लॉकडाउन के दौरान उन्होंने लिकर शॉप्स जो हैं वो खोल दिए थे, जिसकी वजह से कई सारी महिलाएं जो ऑलरेडी इस पैंडेमिक में वल्नरेबल है, जो बच्चे जो वल्नरेबल हैं, उनको और ज्यादा इस कोविड के खतरे की तरफ उसको एक्सपोज कर दिया गया. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, महिलाएं जो हैं वो काफी सशक्त हो रही हैं, बट इस पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे पहलू सामने आए हैं, जैसे मेंटल डिप्रेशन के सामने आए हैं, पर बहुत सारी महिलाओं ने इसको बखूबी निभाया है. और मुझे लगता है कि महिलाओं में, भारतीय महिलाओं में इस तरह की सिचुएशन को झेलने की एक नेचुरल जो है ताकत है, वो आप कह लीजिए कि समाज की वजह से है, हमारी सोसाइटी की वजह से है, या फिर उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से है. ये जो वैल्यूज जो उनके अंदर इंस्टिल की जाती हैं बचपन से, तो शायद वो मल्टीटास्किंग में इतना ज्यादा निपुण है. थैंक यू सो साक्षात मच देवियां हैं जी. और साक्षात देवियां, सही बात है भाई साहब. नहीं, और जो लिकर की बात है, मुझे सिर्फ डर अपने यहाँ यही है कि सारे लोगों का कहना था कि शराब नहीं खुलनी चाहिए. मेरा जितने दोस्त मित्र हैं, घर में भाभियां हैं, बहनें हैं, सबको ये लगा कि भाई ये क्या कर दिया सरकार ने. तो अगर सरकार को रेवेन्यू इतना भाता है तो मालूम नहीं कल के दिन क्या होगा. अब तो हमारे यहाँ यूपी में खुलने जा रहा है वो, मतलब उसको मॉल में भी वो रिटेल कर रहे हैं. अब हम लोग शराब को रिटेल करने जा रहे हैं. I don't know what this pandemic is going to leading it to us. Thank you so much all my guests. आप लोगों को फिर कभी आगे तकलीफ देंगे क्योंकि विषय इतना बड़ा है. और thank you so much. Thank you very much. God bless. Thank you.